अर्थव्यवस्था। पहला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि। चौथा प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है, यह हो जाएगा ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 2 नंबर का प्रश्न, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, ऑप्शन ए कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। पांचवा प्रश्न है कि पांचवा प्रश्न का आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि से। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, क्या है समस्या, असंगठित क्षेत्र। छठा प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया जाता है और वही इसे जारी भी करता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न कि बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है, वर्ष 18-19 में यह था कितना था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रीय औसत का 33% था। नंबर प्रश्न कि भारत में से आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः किसके कारण, तो सभी के कारण, यानी कि ऑप्शन ए भी सही है कि अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, ऑप्शन बी है अनियमित औद्योगिक के कारण, ऑप्शन सी है पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, यानी कि जीडीपी। 8वां प्रश्न है कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर 2, 3, 4, यानी कि 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। 2 में तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, तीसरा है कृषि पर अधिक निर्भरता कारण, चौथा औद्योगिक उन्नति के मंद गति के कारण। 11वां प्रश्न है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम है। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है कि बिहार में कृषि की जोतों के औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में क्या है, तो न्यूनतम से द्वितीय। 16वां प्रश्न है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदल किस वर्ष को बनाया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2011-12 को। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, यह करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 17वां प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति या न्यूनतम है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार का। 14वां प्रश्न है कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2005 में। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 18 नंबर का प्रश्न कि बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है कितना, ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूनतम। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, इसका उत्तर ऑप्शन डी दिया हुआ है कि भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपरोक्त के सही आरोही क्रमांकित बढ़ते क्रम को बताएं, तो पहले आंध्र प्रदेश है चावल में, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। 22वां प्रश्न कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई कितनी है, ऑप्शन न्यूनतम है। 20वां है कि भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में कपास का उत्पादन औसतन उत्पादन से सर्वाधिक है। 23वां प्रश्न निम्नलिखित कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर सेन ने संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा सक्षमता उपागम। अगला प्रश्न है 27 नंबर का भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात, बाकी ए बी सी तीनों है। 24वां की यह सत्य हुआ कि भारत को परिभाषित किया जाए, ऑप्शन बी एक श्रम आधिपत्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। 25वां प्रश्न कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का अंश है, ऑप्शन डी हो जाएगा 15%। 28वां कि किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2002 और 2003 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है 26 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा तिलहन। 29वां कि भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 15 लाख करोड़ रुपये। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर केवल एक वर्षा बीमा भारतीय कृषि कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए ही सही है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है कि हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर डाइजेस्ट कर दिया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 74% कर दिया है।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 33 नंबर की, केंद्र सरकार ने भारी उद्योग सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 के उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्ता दी गई? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 500 करोड़ रुपए। 31वां की माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण श्रेणी के क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम हो जाएगी। अगला प्रश्न 36 नंबर के, भारत सरकार की आय की सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। 34वां की, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? ऑप्शन वित्त मंत्रालय है। 37वां की, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? तो ऑप्शन हो जाएगा उत्पाद शुल्क से। अगला प्रश्न 38 नंबर का, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष कर है। 39वां की, ब्याज भुगतान एक आइटम है? ऑप्शन ए राजस्व व्यय का है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 35 नंबर, केंद्र सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए सही है, 1, 2 और 4 और 3। पहले हो जाएगा निगम कर, दूसरा उसके बाद हो जाएगा निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, उसके बाद हो जाएगा आपका 4 नंबर का संघ उत्पादन शुल्क और लास्ट में हो जाएगा कस्टम 3 नंबर का। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 40 नंबर का, राजकोषीय घाटा है? ऑप्शन डी बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 41 नंबर का, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि ऑप्शन बी हो जाएगा भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। 44वां प्रश्न के, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा उत्पादन कर से संबंधित है। अगला प्रश्न 45वां की, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा 1994-95। 42वां, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? ऑप्शन डी हो जाएगा 6.8%। 46वां प्रश्न की, स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए। तो इसका उत्तर जो है देखते हैं, इसका उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन डी यानी कि 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो ए का हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 2। 43वां की, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2011-12 में। इसका राइट उत्तर डी है 3 1 4 2। अगला प्रश्न है 49 नंबर के, भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महाल नोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन बी भारी उद्योगों की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न की, स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलान कीजिए। तो हो जाएगा ए में दिया हुआ ऑप्शन 2 1 4 3, यानी किसका हो जाएगा 2, उसके बाद बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। 50वां प्रश्न है आपका कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो ऑप्शन ई इसका दिया हुआ यानी कि इनमें से कोई नहीं है। तो हो जाएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारत व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे अनुदान की मांग कहा जाता है। वार्षिक बजट 2022-23 में कुल 102 मदों की मांग की गई है। 51वां प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन ए 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न है 56 नंबर का कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ई दिया हुआ है यानी कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ साथ ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि के उद्देश्य से सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया गया था। यह पहली 5 वर्षीय योजना में इसे केवल 248 ब्लॉकों में लागू किया गया था, जिसे वर्ष 1964 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर का, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह में है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। 57वां प्रश्न है कि छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाए एकीकृत ग्रामीण विकास किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 55वां नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। 58वां प्रश्न है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान में सर्वप्रथम अंत्योदय कार्यक्रम शुरू किया गया था। 59वां की राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा जनता सरकार के द्वारा। 62वां की 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि।
60वां प्रश्न की चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है, 1 2 3 4 सभी सही है। यानी कि एक में है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। 2 में एक योजना जो 3 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है। तीसरा, यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है। चौथा, 10 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। यानी कि इसका उत्तर डी हो जाएगा सभी। 63वां प्रश्न, स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दिए गए कूट की सहायता सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर ऑप्शन सी दिया हुआ है, यानी कि हो जाएगा 3 2 1 4। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा सी का 1 और डी का हो जाएगा 4, यानी कि सीधा सीधी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारत में योजना आकाश की अवधि थी कितनी, क्या थी, 1966 से 1969। अगला प्रश्न है 64 नंबर का, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है। ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक है। 67वां कि भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों में शामिल है कौन कौन उपयुक्त सभी, यानी कि CRR और SLR को कम करना। ऑप्शन ए में, बी में है बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश, सी में ब्याज दर का अविनियम, इसलिए ऑप्शन डी सही है। 65वां की 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर को लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा 4.0%। 68वां प्रश्न की इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सुदीप्तो मुंडले। 66वां प्रश्न की निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार कीजिए। इसका उत्तर ऑप्शन सी दिया हुआ है, यानी कि केवल 4 सही है। सही हो जाएगा कि सारी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ता सूचकांकों में से कौन सा केंद्रीय संघीय संगठन द्वारा संकलित किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि केवल 4। आगे बढ़ते हैं और 59वां प्रश्न है 69वां, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभावित होगा। ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न 70 नंबर का कि भारतीय जीवन निगम की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन ए 1956 में की गई थी। 71वां है कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है कहलाती है गर्म मुद्रा कहलाती है। अगला प्रश्न है 74 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी दिया, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। 1 में कि बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों को उसके अल्पकालिक उधार लेता है। 2 में है रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 75 नंबर का 75 नंबर का प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है किसका होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर। 78वां निम्नलिखित में से भारत निर्माण का कौन सा आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग हो जाएगा। 76वां प्रश्न है निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी सही है, यानी कि 2 4 3 1 2 4 3 और फिर 1 हो जाएगा। 69वां प्रश्न है कि भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित, ऑप्शन सी हो जाएगा सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। 77वां प्रश्न है आज का कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेंटरों और सौर ऊर्जा को जोड़ना। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। सीमा है कि योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया है, तो ऑप्शन हो जाएगा 55% प्राकलित किया है। 81वां प्रश्न कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते। किसमें तो पहला है बिहार, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर उड़ीसा में है। 84वां कि भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन से, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कपड़े जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जो भारत से निर्यात होता है। भारतीय योजना आयोग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गरीबी रेखा के लिए सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 26 रुपया प्रतिदिन और 3 नगरीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 32 रुपया प्रतिदिन। 85 नंबर का प्रश्न है कि नंदीग्राम क्षेत्र में सेज नीति के अंतर्गत किस समूह को अनुमति दी गई थी, तो ऑप्शन सी सलीम समूह को अनुमति दी गई थी। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1972-73 1976-77 में। 83वां प्रश्न है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कपड़ा से कमाता है। आगे बढ़ते हैं और 87 नंबर का प्रश्न है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी, तो ऑप्शन डी 1999 में प्रारंभ की गई थी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं और अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये मुक्त रूप से परिवर्तित कर देने की अनुमति है। 90 नंबर का प्रश्न राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है किसको हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1। 91 नंबर का प्रश्न है भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रभाव उच्चतम है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। 92 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दिल्ली मुंबई।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 93 नंबर का, भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो उर्जित पटेल उस समय था तत्कालीन। 96 में इन देशों में कौन सा एक देश G8 समूह का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन सी स्पेन G8 का सदस्य नहीं है। 94 नंबर का प्रश्न है कि विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? तो ऑप्शन डी 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। 97 नंबर का प्रश्न है आसियान इसके लिए है, किसके लिए है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के लिए है। 98 नंबर का प्रश्न है भारतीय विकास फोरम आईडीएफ पहले जाना जाता था किस नाम से? भारतीय सहायता क्लब के नाम से। 95 G15 है, ऑप्शन डी विश्व के विकासशील देशों का संगठन। 99 की वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन बी कृषि जो है बिहार में मुख्य स्रोत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और 100 नंबर का प्रश्न के फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन था? तो वॉरेन बफेट सबसे धनी व्यक्ति था, 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति था। 101 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था कितना था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 60%। 104 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार में। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 5 नंबर का 105 नंबर का 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश डैश वाला जनसंख्या वाला राज्य है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरा। 102 नंबर का प्रश्न है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? इसकी कुल जनसंख्या ऑप्शन डी दिया हुआ है, लेकिन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका जो है 1 अरब हो जाएगा 2,87,37,436 थी। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 103 नंबर का कि जनगणना 2001 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 324। 106 में कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 10% बिहार में निवास करती है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 8% हो जाएगा। अगला प्रश्न है 110 नंबर का कि भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि है कितना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 12.6%। 107 नंबर का प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 8,29,98,509 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 111 नंबर का प्रश्न की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी कितनी थी? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। 108 नंबर का प्रश्न निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक है। 112 नंबर का प्रश्न कि 2011 की जनगणना में फोटो, उंगली के निशान और आंख की पुतली के प्रति चित्रण के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं है, चूंकि 5 वर्ष होना चाहिए, जो कि चारों में से कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्म दिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 113 नंबर का कि भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 65%। 114 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित स्रोतों में किसमें भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा तापीय में हो जाएगा। 115 में कि 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। 118 में निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सेवा क्षेत्र। 119 में कि सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आर्थिक असमानताएं। 120 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद यूनुस ने दिया था। 116वां प्रश्न है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ था? दिया हुआ था ऑप्शन डी 1956 ईस्वी में हुआ था। 117 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। 121 में कि पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का सबसे अधिक विकास हुआ है। 122 में किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों में।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 126 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसी एक घटक के रूप में नहीं लिया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशु मृत्यु दर को। 123वां प्रश्न है कि भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। 124वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। 127 में है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है, इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य। 125वां प्रश्न है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है, तो ऑप्शन सी बढ़ता जाता है। 128वां है कि सामाजिक अधिरचना में किसे शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा तार संचार और दूर संचार। 129 नंबर का प्रश्न है कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य में नौकरशाही की ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना तथा उत्पादों को प्रतियोगी बनाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल है। 133वां प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा पोषण। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 130 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहित नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न मानकों में सुधार द्वारा सरकार उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचना का विकास तथा वातावरण बना रही है। 134वां प्रश्न की नीचे दो वक्तव्य दिए गए जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसका उत्तर ऑप्शन सी दिया हुआ है, यानी कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ए सत्य है कि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता मिली है जितनी आशा की जाती थी। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न है 132 नंबर का प्रश्न है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। 135 नंबर में कि स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया जाना है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है 136 नंबर का कि आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। 140 नंबर का प्रश्न निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है, तो ऑप्शन ई हुआ है। 137 नंबर में कि भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजनाओं की शुरुआत किया गया है 2 अक्टूबर, सी हो जाएगा 1952 को। अगला प्रश्न और यह प्रश्न 138 नंबर का किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 1953 ईस्वी में। 141वां है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य है कौन सा, तो उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 142 नंबर का कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय है ऑप्शन डी, किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों ही का सम्मिलित स्वामित्व। 146 नंबर का प्रश्न है कि विभाजन के आधार पर भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा जूट तथा रुई उद्योग। 143 नंबर का प्रश्न है कि भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, ऑप्शन बी हो जाएगा कृषि में। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न है भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कपड़ा उद्योग में। 144 में कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा किसान को मकान ऋण। 148 नंबर का प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है, ऑप्शन सी हो जाएगा कपास। अगला प्रश्न और यह प्रश्न 149 नंबर का कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। 150वां प्रश्न को देखेंगे कि MOD वाट जो अप्रैल 2001 में कार्यान्वित होगा प्रतिस्थापित करता है, इस चारों ऑप्शन में से कोई उत्तर सही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 153 नंबर का भारत में कोर उद्योग क्या है, तो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ। 151 में कि कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे हैं, ऑप्शन ए भार ह्रास मूलक। 154 में कि भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है, तो प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न है 155 नंबर का कि निम्न में से कौन सा एक संघीय बजट 2017-18 के अभिष्ट उद्योगों में सम्मिलित नहीं था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा भारत को शिक्षित करना। 159 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा भूमि राजस्व। 160 नंबर का प्रश्न कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी केंद्रीय उत्पाद शुल्क। 156 नंबर का प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2017 में।
अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है और यह प्रश्न है 161 नंबर का कि निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। 157 नंबर का प्रश्न है कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन डी हो जाएगा बिक्री कर। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 162 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस में सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा निगम कर। 158 में है कि विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विकास में। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 163 नंबर का प्रश्न, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन सी इसका हुआ है केवल 2 और 3, यानी कि 2 में है कि संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। उसके बाद है ऑप्शन 3, यानी कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है। यही दोनों सही है। 166 नंबर का प्रश्न है कि 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग्य शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत क्या है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 42% है। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 167 नंबर का कि बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। 164वां निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ब्याज दर। 168वां प्रश्न है कि 8 अक्टूबर 1991 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक दर 11% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 12% प्रति वर्ष कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 173 नंबर का, भारतीय मुद्रा छापा जाता है? ऑप्शन डी नासिक प्रिंटिंग प्रेस में। 169 में कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा घोषित रोकड़ संचय अनुपात की वर्तमान दर है कितना है? तो 9% है। 174वां प्रश्न की सामान्य रूप से मुद्रा नीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। 170 नंबर का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मुद्रा की मात्रा। 171 नंबर का प्रश्न है कि जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है? ऑप्शन सी हो जाएगा निवेश बैंक का। 175 में है डैशर की सिफारिश पर बैंकों की ब्याज दरों का विनियंत्रण आधारित है? ऑप्शन सी हो जाएगा नरसिम्हन कमेटी। 172 में है कि भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का एक अंश है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सहकारी उधार ढांचा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 176 नंबर का कि भारत सरकार द्वारा व्यवस्थित बैंकों के लिए पूंजी की पर्याप्तता मानक है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 8%। 179 नंबर का प्रश्न कि भारत में कृषि पुनर्निर्मित प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कि कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। 180 नंबर का प्रश्न है कि दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो ऑप्शन सी हो जाएगा विकसित देशों का है। 177 नंबर का प्रश्न है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे ग्रामीण बैंकों के नाम से पुकारा जाता है वर्गीकृत है? ऑप्शन डी हो जाएगा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में। 181 नंबर का प्रश्न है कि बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर है, यानी कि केवल 1 और 3। एक में है कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है, और 3 नंबर में हो जाएगा कि BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न है 178 नंबर नाबार्ड उधार देता है? ऑप्शन सी कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। अगला प्रश्न है 182 नंबर का कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा है? तो ऑप्शन हो जाएगा प्रथम योजना। 186 नंबर का प्रश्न है कि भारत में नोट निर्गमन प्रणाली आधारित है? ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर। 183 नंबर का प्रश्न है कि भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा नाबार्ड। 187 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के स्तर पर तदनुसार मूल्य निर्धारण हेतु, जो कि पिछली सरकार के उठाए गए कदम का परिपालन है। 184 नंबर का प्रश्न है कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 188 नंबर का प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा एक्जिम बैंक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 189 नंबर का कि EPCG का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन सी दिया हुआ है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। 192 नंबर का प्रश्न है कि साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न 190 नंबर का कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? ऑप्शन सी हो जाएगी छठी। 193 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है? ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं।
अगला प्रश्न है 191 नंबर का कि मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। 194 में है कि एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगला प्रश्न और यह प्रश्न 195 नंबर का कि दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साफ्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन सी 7 दिसंबर 1995 ईस्वी को। 196 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये जो है ये चारों है, इसलिए इसमें से जो है स्टार दिया हुआ है। 199 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2001-2 तथा वर्ष 2002-3 के दौरान भारत के कृषि व्यापार के संबंध में की कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 और 4 जो है इनमें से सही है, यानी कि भारत के कुल आयात मूल्य खाद्य तेलों का योगदान लगभग 62% रहा। 4 में भारत में कुल कृषि निर्यात मूल्यों में समुद्री उत्पादों का योगदान लगभग 23% रहा। 197 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अफगानिस्तान नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 200 नंबर का प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? इसका तो हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा इसका राइट उत्तर। 201 नंबर का प्रश्न है कि 2017 में मांस और मांस निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी, कितना थी? 3%। 2004 में है वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार में है, कितना है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा रुपया 28,55,882 करोड़। अगला प्रश्न है 205 नंबर का कि निम्न में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा एडीबी। 202 नंबर का प्रश्न है भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषित की। अर्थव्यवस्था के निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा निर्यात क्षेत्र। अगला प्रश्न है 203 नंबर का है कि वर्तमान में देश ने ग्रहण किया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा चालू खाता की पूर्ण विनिमयता। अगला प्रश्न है 206 नंबर का कि WTO अस्तित्व में आया है, कब आया है? तो जनवरी 1995 में। 207 नंबर का प्रश्न है किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1991 में। 208 नंबर का प्रश्न है कि भारत के लिए किस देश से सर्वाधिक द्विपक्षीय सहायता आती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जापान से। 210 नंबर का प्रश्न है कि रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन किया गया। ऑप्शन ए हो जाएगा जुलाई 1991 ईस्वी में। 2011 नंबर का प्रश्न है कि 211 नंबर का प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है। ऑप्शन डी हो जाएगा USA। 209 नंबर का प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में सन 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अमर्त्य सेन को मिला था। अगला प्रश्न है 212 नंबर का कि भारत में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कितने हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 7 है। 215 नंबर का प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो चतुर्थ है 1966-76 यह सही नहीं है, बाकी जो है सभी सही है। 213 नंबर का प्रश्न है निम्न में से PIO कार्ड स्कीम किससे मेल खाती है? तो यह मेल खाती है ऑप्शन सी हो जाएगा केवल एक से। इसका अभिप्राय भारतीय मूल के उन लोगों से है जो विदेशों में आवास रखते हैं। 216 नंबर का प्रश्न है कि योजना आयोग एक क्या है? तो परामर्शी दात्री संस्था है। 217 नंबर का प्रश्न है कि योजना आयोग का स्वरूप क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा एक परामर्श दात्री संस्था है। 218 नंबर का प्रश्न है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1950 ईस्वी में। 214 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसी तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन को। 219 नंबर का प्रश्न है कि योजना आयोग है एक क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गैर संवैधानिक निकाय है। 220 नंबर का प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ऑप्शन बी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। 223 नंबर का प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। 224 नंबर का प्रश्न है कि भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है कितना है? तो 1992 से 97। 221 नंबर का प्रश्न है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा रोजगार बढ़ाने को। 225 नंबर का प्रश्न है कि 8वीं योजना के अंतर्गत GDP को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 5.6%। 226 नंबर का प्रश्न है कि भारत में योजना अवकाश था। ऑप्शन बी हो जाएगा 1966 से 69 में। 222 नंबर का प्रश्न पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, अब आगे बढ़ते हैं
31 नंबर का प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पी.सी. महालनोबिस ने। 227 नंबर का प्रश्न है कि भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है कितना है? तो 1997 से 2002 तक। 232 नंबर का प्रश्न है कि 10वीं योजना की अवधि क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2002 ईस्वी से 2007 ईस्वी तक। 228 नंबर का प्रश्न है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में अविकासीय व्यय में वार्षिक वृद्धि का औसत है? तो इस चारों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। 233 नंबर का प्रश्न कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1921। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 229 नंबर का कि जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जिला नियोजन पदाधिकारी। 230 नंबर का प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन विषय है किस चीज का विषय? समवर्ती सूची में है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 234 नंबर का कि भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1921 को। 1935 में कि भारत के ग्रामीण आबादी का कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राइमरी शिक्षा की सुविधा पाती है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 94%। 238 नंबर का प्रश्न है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना होना चाहिए? संपूर्ण भूमि का 33%। 236 नंबर का प्रश्न कि वर्ष 2000 से 1 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता के राष्ट्रीय औसत से नीचे था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा उड़ीसा। 239 नंबर का प्रश्न है कि प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक कुल शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। 240 में कि राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नागपुर में। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब है 241 नंबर के भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? ऑप्शन बी कलकत्ता हो जाएगा। 245 में कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक दर कितना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा कमी का रुख दिखाती है। अगला प्रश्न है 242 नंबर का प्रश्न है। 242 नंबर का प्रश्न है कि भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या की 65% के बराबर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 25.72। 246 नंबर का प्रश्न है 1971 एवं 1981 की तुलना में 1981 एवं 1991 के बीच भारत में जनसंख्या के दशक आधार वृद्धि दर सीमांत रूप से कितना है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा घट गया है। 243 नंबर का प्रश्न है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? तो 84.4 करोड़। ऑप्शन सी हो जाएगा। 247 नंबर का प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? ऑप्शन सी हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न 248 नंबर का कि दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। 253 नंबर का प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि जैन। 249 नंबर का प्रश्न है कि जनसांख्यिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ है किससे है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों के साथ महिलाओं के अनुपात से। 254 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार की। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न 250 नंबर का किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 251 नंबर का प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 255 नंबर का प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासी की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा मिजोरम का। 200 अब जो है इसके बाद जो है प्रश्न उत्तर नहीं है तो आज के